आप एसपी शिमला भी रहे, लेकिन उससे पहले आप डीएसपी और एडिशनल एसपी भी रहे। तो उस टाइम पे क्योंकि एक यंग ऑफिसर के अंदर जोश बहुत होता है। मैं पुलिस में आ गया, मैं पुलिस में तो मतलब कि आना नहीं चाहता था। तो कोई ऐसा कुछ आप केस हो जो आप सोचते हो कि सबसे चैलेंजिंग था? तो एक बड़े ओल्ड एज डॉक्टर थे, उनका मर्डर हो गया। इट वॉज अ वेरी ब्रूटल मर्डर। तो उस मर्डर को सॉल्व करने के लिए हमें महीनों लग गए और लोगों में पुलिस की वर्किंग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो अगर बात करें अंदर की बात करें तो एक छोटे से बच्चे के पास भी ड्रग्स हो जाता है। चिट्टा जो है वो 8, 9 या 10th क्लास का बच्चा या बच्ची जो है, पहले ऐसा होता नहीं था एक समय में। अगर आज के समय में आप देखें तो बहुत से बच्चे डीरेल हो जाते हैं कि वो निकलते तो हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो स्टम्बल हो जाती है। अब तो माफिया ने कह सकते हैं कि अंदर तक घुस गया है, पूरे उसमें एक सिस्टम में ही घुस गया, सरकारी तंत्रों में ही घुस गया, जिसमें हम विश्वास करते थे वही ड्रग्स बेच रहे हैं आज के समय। चिंता की बात तो ये हो गई कि अब पुलिस के कुछ जवान भी इसमें इन्वॉल्व हो गए बेचने के लिए। हाल ही में करीब 4 या 5 पुलिस वाले जो सस्पेंड भी हुए हैं। अब आप देखिए कि जब आप पानी में कूदेंगे तो पानी में डेफिनेटली आप गीले तो हो ही जाएंगे। जब आप नशे के संसार की दलदल में अंदर जाके घुसेंगे और लोगों को पकड़ेंगे तो कई बार हमारे जवान भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन आप जब एसपी शिमला रहे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और शिमला पुलिस के लिए सबसे बड़ा अगर चैलेंज कहीं ड्रग्स कंट्रोल के साथ तो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट रहता है। नंबर हमारे पास आ जाता है कि 1 मिनट में 40 गाड़ियाँ हैं जिसको आप क्रॉस करा सकते हैं। अब आपके पास 1 मिनट में गाड़ी हमारे पास जो है वो 60 आ रही हैं, 70 आ रही हैं। फिर अब वो जो सरप्लस व्हीकल आ रही है उसका हम क्या करें? तो आप कह रहे हैं कि 1 मिनट का जो एक फार्मूला था ये सक्सेसफुल फार्मूला था। एग्जैक्टली, इसके बगैर कोई सोल्यूशन भी नहीं है जब तक कि हमारे पास कोई। लेकिन लोग परेशान थे काफ़ी उस समय। तो ये कहा जाता है कि जी गांधी साहब को बढ़िया एक डिपार्टमेंट मिल गया था पर्सनल का, और वहाँ पर आराम से बैठे हैं। उसके बाद फिर मिल्क ट्रेड में आप लगे थे, फिर आप फिर इधर गए, फिर आप जाके डीआईजी लगे। तो ये 3 साल का, अगर क्योंकि जनरल परसेप्शन तो यही है कि गांधी जी के सरकार के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मुख्यमंत्री का सीधा हाथ है गांधी जी पर है, तो इतना समय क्यों लग गया फिर? ना हमारी कभी दिलचस्पी किसी अप्रिशिएशन में रही, ना किसी से कोई पर्सनल कोई अकेंटेंस बनाने में रही, और काम वही करना है जो विधि सम्मत है। लेकिन वहाँ पे तो हड़कंप मच गया होगा ना फिर, जब आप सचिवालय पहुँच गए, आप एकदम से आपके ट्रांसफ़र जो है प्रमोशन के बाद आप वहाँ पर आए, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एक अलग कुनबा चलता है, तो उसमें हो गया होगा कि क्या हो गया, एक आईपीएस जो है उनको बिठा दिया यहाँ पर्सनल में। अब 26-27 साल आप पुलिस का काम कर लो, उसके बाद आपको वो पर्टिकुलर काम करने का एक्सपर्टीज़ है नहीं है, या डेवलप करना पड़ेगा, या ABCD से शुरू करना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि 3 साल एक पावरफुल एसपी आया, बहुत क्लोज, ये भी कहा जाता है कि जनरल परसेप्शन जो सोशल मीडिया पे बहुत चली हुई, संजीव कुमार गांधी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं और बहुत सीधे जाकर डीजीपी से पंगा ले लेते हैं। तो मेरी ड्यूटी यही कहती है कि 10 साल के बाद अगर पीछे मुड़कर मैं देखूं तो मॉरली और लीगली मैंने रूल ऑफ लॉ की स्थापना के लिए क्या किया। पुलिस महकमे में डीजीपी जो है वो एक एसपी को कॉल करते हैं और एसपी बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आपके पास नहीं आऊँगा। तो क्या क्लैश ज़्यादा हो गया था आपका उस समय के तत्कालीन डीजीपी के साथ? किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी स्टेट के राज्य के हैं तो एक मिडिल रैंक ऑफिसर जिस लेवल पे मैं हूँ उनको हम डिसरिस्पेक्ट करें। तभी सोशल मीडिया पर आपको सिंघम नाम दिया गया है लोगों का। खासतौर पर अगर मैं कहूँ कि कुछ बीजेपी के भी कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी ट्रोल भी किया, कि जैसे मस्जिद का मामला यहाँ पर हुआ और डायरेक्ट आप पे अटैक भी किया, तो वो किस तरह से आप लेते हैं उस समय इस चीज़ों को? तो इन्वेस्टिगेशन बाय चॉइस नहीं होती है। आई कैन नॉट डू इन्वेस्टिगेशन टू फिट इन एनीवन्स कन्वीनियंस। हम किसी की कन्वीनियंस में फिट होने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। द मोहित डायरीज के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर संजीव कुमार गांधी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मोहित डायरीज में। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर वेलकम। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे आपके एचपीएस, क्योंकि आप डायरेक्ट एचपीएस हैं, एचपीएस से लेके आईपीएस के सफ़र तक आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, खासतौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और माइंड में कैसे आया कि वाकई था माइंड में आपके कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है एक दिन? देखिए मोहित जी, बेसिकली तो मैं एक
ग्रामीण पृष्ठभूमि में मेरी शिक्षा शुरू हुई। हाँ, मैं जो डिस्ट्रिक्ट हमारा सोलन के पास दाड़ला घाट जो एक जगह है जी। उसके पास ही हमारा गांव है बुघार गांव। वहाँ के मिडिल स्कूल में मैंने जो अपनी इनिशियल जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ से प्राप्त की। और ये हमारा स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, 1947 का स्कूल है। अच्छा। तो उस समय का स्कूल है और मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई की इनिशियल। उसके बाद मैं शिमला के डीएवी स्कूल जो हमारा लक्कड़ बाज़ार का जो स्कूल है उस स्कूल से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया। मेरे फादर जो हैं वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में थे, तो जैसे जैसे उनके स्थानांतरण होते रहे उस तरह से मेरे स्कूल और कॉलेजेस भी बदलते रहे। उसके पश्चात जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मैंने जो है वो अपना LLB किया, लॉ किया। और लॉ इसलिए किया कि मैं एक लॉयर बनना चाहता था और मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी लॉ डिग्री पूरी करने के बाद जो है वो हिमाचल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। 3-4 साल मैं वहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा। अच्छा, आप लॉयर रहे उससे पहले? हाँ, एग्जैक्टली। और जो मेरे इनिशियल डेज जो थे वो प्रैक्टिस के जो थे वो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग होते हैं। सिंस माय फादर ही वाज इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, तो वो बीच में डेपुटेशन में कुछ समय के लिए नेशनल एकेडमी जो मसूरी है लबासना, वहाँ की लॉ फैकल्टी में वहाँ प्रोफेसर रहे वो। तो मैं भी एक बार वहाँ गया, तो मैंने वहाँ पर जो है वो IAS IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जो बिगनिंग होती है और उनकी जो ग्रूमिंग और फॉर्मेटिंग होती है वो देखी। वहाँ पर फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई और इस तरह का करियर बनाने की जो है वो मन में एक भावना आई। और फिर मैं कह सकता हूँ बहुत लेट, बट फिर मैंने थोड़ी सी प्रेपरेशन शुरू की और UPSC के एग्ज़ाम लिखे और उसके बाद समहाउ मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मैंने स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम लिखा और उसमें मुझे कामयाबी मिली। अच्छा, तो आपने कितने उसमें HPS क्लियर किया, कितनी बार में? मतलब नहीं, HPS तो HS एग्ज़ाम तो मैंने पहली अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। अच्छा, पहले अटैम्प्ट में। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जब आप फादर के पास जब गए छुट्टियों में, या तो एकेडमी में आपने देखा कि, तो क्या आप अंदर से क्या अच्छा लगा आपको, कि आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो यही बनना है? नहीं, वो क्या होता है कि जब हम युवा रहते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है वो एक पानी की तरह होता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम बहुत दीर्घकालिक सोच में नहीं रहते हैं। नौजवान जो हैं वो ईजली अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने आप को उस चीज़ में शेप करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि कोई ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मेरे मन में ये था कि नहीं इसके पीछे की ये बैकग्राउंड थी। वो एक इस तरह की अट्रैक्शन थी कि ऑल इंडिया सर्विस में जो ऑफिसर हैं उनका जो इनिशियल ग्रूमिंग है और जिस तरह से उनको शेप किया जाता है, और एक ड्रीम सर्विस जो है वो बहुत से लोग इसको मानते हैं और है भी। तो उस ड्रीम सर्विस की तरफ लाजमी है, स्वाभाविक है। अगर आप अच्छे पढ़ाई लिखाई में हैं और थिंकिंग माइंड है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना बड़ा चैलेंज रहा उस टाइम पे आपके लिए करना, पूरा अपना सपना पूरा करना? नहीं, देखिए ये तो एक मैंने कहा ना कि रास्ते जिस तरह से आप में बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बड़े आसानी से आपने कर लिया। ये तो देखिए ये तो एक रास्ते की डाइवर्शन थी कि एक रास्ते पे आप जा रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और आप डाइवर्ट हो गए। तो सच तो ये है कि मेरे लिए एक डाइवर्शन थी ये कि मैं किसी मार्ग पे जा रहा था और उससे किसी दूसरे मार्ग पर चला गया। तो एकेडमिक्स में पढ़ाई लिखाई में मैं क्योंकि लॉ स्टूडेंट रहा और लॉ में पढ़ाई लिखाई में रीजनेबली आई वाज गुड, तो उस हिसाब से मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं हुई। अच्छा। मैंने एक रीजनेबल जिसको कहते हैं मेहनत की, मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसे नहीं, इट्स नॉट अ केक वॉक कि कोई एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाते हैं या सरलता से पास हो जाते हो, वैसा नहीं है। एक रीजनेबल हार्डवर्क तो करना पड़ता है और रीजनेबल हार्डवर्क मैंने किया। अच्छा। UPSC के भी मैंने प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, लेकिन सम हाउ स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया। ठीक है। फिर आप SP शिमला भी रहे, लेकिन उससे पहले आप DSP और एडिशनल SP भी रहे। तो उस टाइम पे क्योंकि एक यंग ऑफिसर के अंदर जोश बहुत होता है और काम करने का एक जज्बा और जुनून भी होता है। हाँ। आपको आप बता सकते हैं, कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसे केस हो या ऐसा कुछ आपका तजुर्बा जो कि आप बताएं कि बिल्कुल अलग था और एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो आपने किया पूरा?
नहीं देखिए, मेरे लिए तो सबसे पहली चैलेंजिंग टास्क यही थी कि मैं पुलिस में आ गया। मैं पुलिस में तो मतलब कि आना नहीं चाहता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छा। और उसके बाद पुलिस की रिगरस ट्रेनिंग थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते थे? हाँ, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस तो उसी तरफ थी। अच्छा। तो मैं पुलिस में आ गया। पुलिस की जो ट्रेनिंग थी वो मेरे लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग काम था। अच्छा। तो जब मैं पुलिस एकेडमी फिलौर में गया तो उसके बड़े रोचक किस्से हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी ट्रेनिंग अपने आप में। अच्छा। आज भी जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं और उस समय के अधिकारी हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम घटित हुई वहाँ पर वो याद करते हैं। और ट्रेनिंग करना अपने आप में पुलिसमैन बनाने का जो एक एकेडमीज़ में और ट्रेनिंग कॉलेजेस में जो अपने आप में एक बड़ा डिफ़िकल्ट जो है प्रोसेस होता है कि एक नॉर्मल आप लॉ ग्रेजुएट या एक साधारण नौजवान को आप जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसका सोचना और साथ साथ में जो उसका बिल्टअप है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, कि उसको एक पर्टिकुलर संगठन में ढालना, वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ट्रेनिंग का कोई रोचक किस्सा आपने बोला, कोई आपको याद हो कुछ उस समय का? ट्रेनिंग के तो बहुत सारे रोचक किस्से हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उनको मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फोर्स में होने की वजह से बहुत ज़्यादा शेयर करूंगा तो वो अपने आप में जो है वो एक अलग डोमेन में चले जाएंगे। लेकिन हमारी जो फिलौर में जो एक ट्रेनिंग का जो था वो वहाँ का जो एक सेटअप था वो बहुत अच्छा सेटअप था पंजाब पुलिस एकेडमी का। और बहुत अच्छे से वो डिसिप्लिन करते हैं जब वो ट्रेनिंग देते हैं। पंजाब पुलिस एकेडमी, पंजाब पुलिस अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, और वहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि हमने पंजाब पुलिस एकेडमी में इस बात का हमें गर्व भी है और गौरव भी प्राप्त है कि वहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त की। लेकिन एक दो किस्से ऐसे थे कि जैसे मैं इनिशियली छुट्टी लेने के लिए वहाँ चला गया तो ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलती है, और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छुट्टी नहीं मुझे मिली तो हमने एक रिएक्शन दिया सारे जितने हमारे बैचमेट्स थे, और हम डायरेक्टर साहब के पास चले गए। अच्छा। तो डायरेक्टर साहब ने छुट्टी तो मुझे नहीं दी, लेकिन हम लोगों को 5-7 दिन का और एडिशनल काम दे दिया। अच्छा। कि भाई आप इसमें इतने घंटे और एक्स्ट्रा काम करें। तो वो एक आपकी प्रतिक्रिया रहती है शुरू में, रिएक्शन अगेंस्ट दैट मोशन, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि ये ज़रूरी है। और जिस तरह की पुलिस की नौकरी के बाद में मैंने चैलेंजेस देखे, तो अगर मेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो डेफिनेटली मैं उसके आगे क्रम्बल कर जाता। क्या चैलेंजेस आपको रहे, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें फील्ड में आपने बहुत काम किया, तो कोई ऐसा कुछ आप केस हो जो आप सोचते हो कि सबसे चैलेंजिंग था और बहुत टाइम लगा उसको सुलझाने में, या सुलझा भी नहीं, कुछ इस तरह का कुछ आपके माइंड? नहीं देखिए, 25-26 साल मैं पुलिस की जॉब में रहा अभी तक। तो इस 25-26 साल में बहुत ज़्यादा समय मैंने जो है वो फील्ड में बिताया है। अपने 11-12 साल इनिशियल जो मेरी पोस्टिंग रही वो फील्ड पोस्टिंग रही। उसके बाद मैं 3-4 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एसपी रहा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, देयर नंबर ऑफ केसेस। एक केस मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब कुमारवी में SDPO था तो एक बड़े ओल्ड एज डॉक्टर थे, उनका मर्डर हो गया। इट वॉज़ अ वेरी ब्रूटल मर्डर। तो उस मर्डर को सॉल्व करने के लिए हमें महीनों लग गए, और लोगों में पुलिस की वर्किंग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन जब हम प्रोफेशनल फॉर्म में काम करते हैं और सही तरीके से सजग होकर काम करते हैं तो उस केस को सॉल्व करने में जो है हम लोगों ने बहुत मेहनत की। वी वर्क वेरी हार्ड, और एक टेलीफोन कॉल पे हमने उस केस को सॉल्व किया। किसी व्यक्ति ने हमें चंडीगढ़ से एक फ़ोन किया कि फ़लानी जगह में फ़लाँ व्यक्ति को जो एक्यूज़्ड है उसने रामकिशन का मर्डर किया है। मेरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल आया, तो वो व्यक्ति जो है फ़लानी जेल में जो है पेश होगा, और आप वहाँ जाइए और आप उससे पूछताछ करिए। ही इज़ अ रियल एक्यूज़्ड। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो व्यक्ति इस तरह से जो है उस केस में जो है उस तरह की हत्याकांड में संलिप्त हो सकता है। और बाद में जब उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें 4-5 नौजवान लड़के उसमें संलिप्त मिले, और वो केस बड़ा सक्सेसफुली हमने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में उनको कन्विक्शन भी हुई। पुलिस में तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी, अभी रिसेंटली आप देखिए जब मैं शिमला में SP था तो यहाँ पर BCS स्कूल जो हमारा एक बड़ा प्रिस्टाइन इम्पॉर्टेंस का स्कूल है, वहाँ के बच्चों के साथ क्या इंसिडेंट हुआ हम सब जानते हैं। और इनिशियल जो धारा प्रवाह सूचना का था बिल्कुल विपरीत था, लेकिन जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन एज ए SP मैंने इसको लीड किया तो
हमने बहुत समय इसमें गंवाया नहीं, एकदम से अपना जो अनुभव था उसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो था वो रिकॉर्ड टाइम में उन बच्चों को भी ट्रेस किया। अनफोर्सिन इंसिडेंट उनके साथ हो सकती थी, जैसा कि हमने बाद में एक्यूज से जो था उससे पूछताछ की और जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस उस जिस तरह से हमको बरामद हुए हमने रिकवर किए। तो ऐसे ऐसे केसेस बहुत सारे अनेकों केसेस हैं। अभी अगर मैं चैलेंजिंग रहता है, बहुत चैलेंजिंग, और आप इस केस पूरा में दिमाग का खेल है। एग्जैक्टली बहुत दिमाग का खेल है, अनुभव का है, और इसमें हाउ थिंग्स दे क्लिक, और इसमें लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कहा आप एसपी शिमला रहते हो, अब एसपी शिमला आप 3 साल के करीब एसपी शिमला भी रहे, बिल्कुल, और कंट्रोवर्सीज भी बहुत रही, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एसपी शिमला रहते हुए ड्रग्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शिमला में ख़ास तौर पर, क्योंकि एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कह सकते हैं कि विश्वविख्यात पर्यटन नगरी, और ड्रग्स का उससे भी बड़ा इशू है। कोई सोच भी नहीं सकता ड्रग्स वहाँ तक पहुँच चुकी है बच्चों में। तो ये कितना चैलेंजिंग टास्क है आज भी, और आपने एसपी रहते हुए, शिमला एसपी रहते हुए आपने किस तरह से मैनेज की ये दो चीज़ें खास तौर पर? देखिए, जो शिमला एसपी जहाँ तक मेरा 3 साल का जो समय रहा जी, तो उसमें मेरी प्राइमरी जो फोकस रही वो तो यही था कि लेट अस फाइट अगेंस्ट ड्रग्स। जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से इसकी इम्पैक्ट थी या वर्तमान में भी है, और जिस तरह से इसका स्वरूप उस समय से 2023 में मैं यहाँ पर जनवरी महीने में मैंने एज ए एसपी कार्यभार संभाला, और जिस स्वरूप में ड्रग्स का चैलेंज जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में था उसको हमने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया। और ड्रग्स के अगेंस्ट जो मेरा फाइट है एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, वो जहाँ पर भी मैं पोस्टेड रहा और जिन जगहों पर मेरी तैनाती रही, मुझे ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही। और समहाउ एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे लोग पॉपुलर परसेप्शन में जानते भी इसी चीज़ के लिए हैं कि मैं बहुत हाई कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो अपना कार्य करता हूँ। अगर आप देखें तो नशे की चुनौती की वजह से जो परिवारों में कलेश, अशांति, और जिस प्रकार की माँ बहन या परिवार में दुख और कलेश पनपता है, वो एक बहुत असहनीय और बहुत पीड़ादायक होता है। जब हम इस प्रकार के पीड़ित व्यक्तियों से मिलते हैं, ऐसी माताओं से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, या परिवार के भीतर का माहौल देखते हैं, और उसके बाद जब वो माएँ अपनी पीड़ा को एक्सप्लेन करती हैं, तो मैं कह सकता हूँ अगर किसी व्यक्ति के भीतर मर्म उसके लिए है और आंख से आंसू निकले तो वो खून का आंसू हो। इतनी दुख और पीड़ा और इतने अथाह कष्ट में माताएं जो हैं वो रहती हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में या इसमें स्लिप्त हो जाते हैं या इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ड्रग्स तो हम एक देखते हैं कि ड्रग्स आ गई, चिट्टा आ गया, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपने तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन जो अगर बात करें, अंदर की बात करें, तो एक छोटे से बच्चे के पास भी ड्रग्स हो जाता है। चिट्टा जो है वो 8, 9 या 10th क्लास का बच्चा या बच्ची जो है, पहले ऐसा होता नहीं था एक समय में। तो वो क्या एक मॉडस अप्रेंडी रहती है बच्चों तक वो पहुंचाने के लिए, और पेरेंट्स कैसे पता लगाएं, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता पेरेंट्स को अर्ली स्टेज में, और जब तक पता चलता है तब तक देरी हो जाती है। पेरेंट्स कैसे पता लगाएं कि आपका बच्चा जो है वो अब ड्रग्स एडिक्ट हो रहा है या ड्रग्स के केस में जो है फंस रहा है, ड्रग्स लेना शुरू कर रहा है, चिट्टा लेना शुरू कर रहा है? देखिए मोहित जी, कुछ साल पहले जब मेरे और आप जैसी उम्र के व्यक्ति, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे या बच्चे थे, तो हम लोगों को इतना चीज़ों का एक्सपोजर नहीं था। समय के साथ साथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रियल शेप में कन्वर्ट हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन के चैनल जो हैं वो सूचना के जो प्रसार के जो तरीके हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आज के समय का जो बच्चा है वो उम्र से पहले जो है वो मैच्योर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो माँ बाप हैं, हम एक ऐसी जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है। जिस जनरेशन में जो 70s में 60s में जो लोग पैदा हुए और 80s तक जो लोग पैदा हुए, उस जनरेशन के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो अब इस जनरेशन में जो आगे बच्चे हैं, उनको हमने बहुत ज़्यादा लिबर्टीज़ भी दी हुई हैं और उनको एक खुला आसमान दिया है। जो अभाव का प्रभाव हम लोगों पर था वो आज हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों पर हो। तो जो एक लिबर्टी का जो एस्पेक्ट है, जो न्यूएंस है, वो भी बच्चों को ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ ये है कि
जैसे जैसे एक्सपोज़र है, अब क्या है कि बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेज देते हैं, पेरेंटल कंट्रोल कम है या उनके साथ बातचीत कम है, या अब सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उससे क्या है कि जो एक फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ब्रीच हुआ है, जो एक कोहेसिवनेस एक फैमिली में होती है उसका ब्रीच हुआ है। और एक फैक्टर और है कि आप कैसी कंपनी में हैं और आप किस तरह की जो पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें स्वच्छंदता कितनी है। उसमें बी कूल एक कंसेप्ट आ गया है कि आप हर चीज़ को ट्राई करें, कि इसमें कूल फैक्टर है। अच्छा, कि ये कूल फैक्टर है कि हाँ आप ये भी देखो, ये भी चखो, ये भी कर लो, पार्टी भी कर लो। और करियर मेकिंग के साथ साथ जो है ये चीज़ जो है बीच में इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर आज के समय में आप देखें तो बहुत से बच्चे डीरेल हो जाते हैं कि वो निकलते तो हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो स्टम्बल हो जाती है। वो एक ऐसी दिशा में चले जाते हैं या ऐसी संगत में पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो पेरेंटल कंट्रोल तो वैसे ही कम है, पेरेंटल कंट्रोल उतना नहीं है। माँ बाप अच्छा समझ के, हर माँ समझती है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है और वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, और ऐसा सोचे भी क्यों, क्योंकि उसको सोचने के कोई ऐसे कारण होते भी नहीं हैं। लेकिन वो पेरेंटल कंट्रोल कम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जिस प्रकार के दायरे में बच्चे पढ़ रहे हैं या जिस स्कोप में पढ़ रहे हैं, वो लिबर्टी और फ्रीडम के नाम पर जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसी चीज़ में एंट्रैप हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि कब वो उस चीज़ में एंट्रैप हो गए, और फिर वो ड्रग की दलदल में घुस जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स कैसे पहचाने, क्योंकि आपने बहुत अंदरूनी तक जो है वार किया है नशा माफिया पर भी। माँ बाप भी आपके पास आते होंगे, मिलते होंगे, आप भी इंटरेक्ट करते होंगे पेरेंट्स से भी जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनके माँ बाप से। तो कैसे पेरेंट्स पहचाने कि हमारा बच्चा या बच्ची अब ड्रग्स के दलदल में फंस रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो माँ बाप के साथ जो इंटरेक्शन है एक बच्चे की, एक बाल मन की, उसकी जो लिसनिंग है, उसको सुनना, उसके साथ इंटरेक्ट करना। एक समय तक बच्चे के ऊपर आप पेरेंटल कंट्रोल रख सकते हैं कि एक बच्चा 8वीं क्लास तक, 5वीं 6ठी क्लास तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गुड वैल्यूज़ जिनको हम कहते हैं कि पेरेंटल, माँ बाप के संस्कार उसको देना। दूसरी चीज़ है कि माता पिता का अपना खुद का भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ख़ास तौर पे एक पिता के रूप में, कि आप किन किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कितना खुले में कर रहे हैं, कितना ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, कितने ऐसे नशों का स्वयं भी सेवन कर रहे हैं जिससे बच्चा आपसे लर्न कर रहा है। वो गेटवे है, दैट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर एनी चाइल्ड, कि अपने माता पिता से वो सीखता है कि ये बात तो कुछ नहीं है। अब शराब पीना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका बच्चा उसको कैसे देख रहा है, कैसे सीख रहा है, तो उसके लिए तो ये है कि नशा करना कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज़ गेटवे। तो वो एक चैलेंज है, दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज बिफोर अ चाइल्ड, कि उसको लगता है कि ये सामान्य बात है, हमारे पिता भी करते हैं तो हमें करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो जैसे जैसे ये गेटवे खुलते जाते हैं, नशे के गेटवे खुलते जाते हैं, तो वैसे वैसे वो लेवल भी बढ़ते जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जो अपने बच्चे से वो आशा करते हैं कि उनका बच्चा नशा ना करे, तो वो फिर स्वयं भी उस चीज़ को कंट्रोल करें। दूसरे है कि माँ बाप के पास आज के समय में कई कारण हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। उनकी कंपनी में रहें, उनसे बातचीत करें, उनके दिन दैनिक के बारे में चर्चा करें, उनके फ्यूचर्स को शेयर करें, उनको इंडिपेंडेंस दें। खुल के बात करनी चाहिए, ड्रग्स पे भी खुल के बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, खुल के बात करो। लेकिन सिम्टम्स अगर माँ बाप को चेक करने हो तो क्या होते हैं? जैसे बच्चा एकदम से सोया रहता है, जैसे कई होता है कि माँ बाप बोलते हैं कि हमको पता नहीं चला तो सोया रहता था। तो नहीं, देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई बच्चा डिप्रेशन जो है फॉर्म में आ जाए और वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसकी कुछ चीज़ें, कुछ लक्षण होंगे। सडनली उसकी डिमांड मनी को लेकर के इंक्रीज़ होगी, वो पैसे की मांग शुरू करेगा और अनयूजुअल शुरू हो जाएगी। जो बच्चा महीने में 100 रुपया खर्चा करता था, वो धीरे धीरे 200, 300, 500, 1000, 10,000 उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। शुरू जो है वो माँ बाप को पता नहीं चलेगा, इनिशियल स्टेज में वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाएगा, कोई फ़ीस का एक्सक्यूज़ है, या कुछ बुक्स का एक्सक्यूज़ है, या कोई बर्थडे पार्टीज़ का एक्सक्यूज़ है, या कोई क्लोथिंग्स खरीदने उनका एक्सक्यूज़ है। उस तरह के एक्सक्यूज़ शुरू हो जाएंगे। अगर बच्चे के अंदर इस तरह से मनी की डिमांड इंक्रीज़ होती है, या आपके घर में कुछ चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें गुम होना शुरू हो जाती हैं, तो आप समझिए कि आपके आसपास खतरा मंडरा रहा है।
बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मदर्स की ज्वेलरी बेच दी, गहने बेच दिए। बहुत सारे ऐसी मदर्स हैं जिनको पता है उनका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है, वो खुद ही बेचारी जो है उनके लिए ड्रग्स ढूंढती रहती हैं, खुद ही उनके लिए नशे का सामान ढूंढती रहती हैं। ऐसी भी बहुत सारी माताएं हैं। तो इनिशियल स्टेज पे तो पहले मनी से शुरू होता है, फिर वो सेक्लूजन में रहेगा, कमरा बंद कर देगा, सोया रहेगा, अनयूजुअल बिहेवियर होगा, रात को जागेगा, दिन को सोएगा, या फिर वो बहुत समय घर से बाहर रहेगा। अगर कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज नहीं पहुंचेगा, स्कूल जा रहा है तो स्कूल नहीं पहुंचेगा, और उसके जो बिहेवियरल जो रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, रिएक्ट करना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना और मार पिटाई करना, या इस तरह से जो है अपने आप को कंडक्ट करना जो कि उसका बेसिक स्वभाव नहीं है और उस फैमिली का कल्चर भी नहीं है, माँ बाप ने भी उसको कभी ऐसी चीज़ें सिखाई नहीं। तो ये सारे के सारे लक्षण अगर किसी बच्चे में आप देखते हैं तो आप समझिए कि वो बच्चा जो है आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है। तो आप उसकी कंपनी को चेक करें और उसकी जो हैबिट्स हैं और जो उसका जो दिन दैनिक का जो जिस तरह से उसमें बदलाव आया है उसको बारीकी से देखें और फिर जितने जल्दी हो सके उसमें क्यूरेटिव स्टेप लें। ठीक है। अच्छा, माफिया पर तो पुलिस कंट्रोल कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने भी दिख रहा है। पहले ये होता था कि पुलिस जाकर अवेयर करती थी स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स। आज के समय में अध्यापक, ऑफिस में ऑफिसर, कोई बाबू या इस तरह की कोई चीज़, वो खुद ड्रग्स बेच रहे हैं, खुद ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और ये एकदम से कैसे हो गया? पहले तो होता था कि माफिया, अब तो माफिया ने कह सकते हैं कि अंदर तक घुस गया है, पूरे उसमें एक सिस्टम में ही घुस गया, सरकारी तंत्रों में ही घुस गया है, जिसमें हम विश्वास करते थे वही ड्रग्स बेच रहे हैं आज के समय। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, इसके दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप ये है कि ड्रग्स का आदी कोई भी हो सकता है। दूसरा स्वरूप है कि ड्रग इज़ ईजी मनी, कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप ड्रग्स का कारोबार शुरू कर दें। और दूसरा है कि ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कोई भी आ सकता है। इसमें सिंपल यही नहीं कह सकते हम कि बच्चे हैं। मैं देखिए शिमला ज़िला में जब एसपी रहा तो सबसे ज़्यादा सरकारी विभागों में कार्य करने वाले लोग, जिसमें पुलिस के हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं, बैंक्स में काम करने वाले हैं, या फिर और विभागों में काम करने वाले हैं, वो संलिप्त पाए गए। स्कूलों में टीचर्स, वो संलिप्त पाए गए। तो इससे जो प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो डेप्थ है प्रॉब्लम की, और इसका जो कंटूर है वो कितना वाइड है और कितना चैलेंजिंग है, वो पता चलता है। और साथ साथ में ये भी हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारे प्रयास हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, वो उतने मजबूत नहीं हैं। जिस तरीके से ड्रग्स के साथ हमको फाइट करना चाहिए और जिस प्रकार की इसमें हमारी जो नीति और नीयत होनी चाहिए, वो उस तरह से प्रैक्टिकल शेप नहीं है जिस तरह की ये इससे हम आशा रखते हैं। सही बात तो ये है कि जो ड्रग की अगेंस्ट फाइट है उसके लिए जो कमिटमेंट और कन्विक्शन होनी चाहिए, उसमें उस लेवल के रिसोर्सेज भी नहीं है। जिस तरह के रिसोर्सेज जो हैं, जो फाइटिंग एजेंसीज हैं जो फ्रंट में फाइट करती हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस जो है वो फ्रंट में फाइट करने वाली एजेंसी है और वो पकड़ती भी है और उसके बाद पकड़ने के बाद वो लीगल कोर्स में भी लेके जाती है। तो वो उतने प्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे कि हम एडिक्वेटली उसको फाइट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो चिंतन है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल शेप में सिर्फ एक फॉर्मल इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो वास्तविक होने चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो एक्चुअल होने चाहिए, कि जहाँ पर हम किसी नशे की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं तो जो लोग लड़ रहे हैं वो कितना साहस करके लड़ रहे हैं, उनको आप कितना एक्नॉलेज करते हैं कि ये फ़लाँ अधिकारी या फ़लाँ व्यक्ति ये नशे के खिलाफ़ लड़ता रहा है या लड़ रहा है, उसको आप कितना एक्नॉलेज करते हैं। और उससे उसका साहस बढ़ता है और उसकी देखा देखी बाकी लोग भी उस फील्ड में जाना चाहते हैं कि हमको भी इस फील्ड के में जो है अपनी ड्यूटी को या अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं जो ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमको चाहिए। और अगर सही बात मैं कहूँ तो ये इंटरस्टेट प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितनी शिद्दत से प्रयास होने चाहिए शायद उतनी शिद्दत से प्रयास नहीं है, और इसी वजह से जो है नशा जो है आज बेचना आसान है। चिंता की बात तो ये हो गई कि अब पुलिस के कुछ जवान भी इसमें इन्वॉल्व हो गए बेचने के लिए। हाल ही में करीब 4 या 5 पुलिस वाले जो सस्पेंड भी हुए हैं। तो ये जो ड्रग्स है जिसके लिए पुलिस ही लड़ रही है, और इसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरह की टीम बनाई जाती हैं
कंट्रोल करने के लिए, चाहे ड्रग माफिया को या फिर जो ड्रग्स बेच रहे हैं और लोग आगे आगे, उसके धड़ पकड़ के लिए किस तरह की टीम्स होनी चाहिए और क्या करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को या सरकार को कि एक टीम एक फॉर्म करे, क्योंकि ऑलरेडी ये काम हो रहा है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी समझने के लिए जो पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो कितना बड़ा चैलेंज देखो, ये बहुत ही आपने बड़ा प्रैक्टिकल और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन ये एक आपका जो प्रश्न है। देखिए, जो आज का जो कंसेप्ट है पकड़ने का, पुलिस का जो कंसेप्ट है वो 2-3 तरह का है। पहले मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि जैसे हम लोग काम करते रहे, एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना कि जिस जगह में हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे किस किस तरह के लोग संलिप्त हैं, किस तरह के लोग जो हैं शिकार हैं, और आपको ये प्रॉब्लम वाइप आउट करने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाना चाहिए। तो वो एक वास्तविक प्रयास है कि हम सीरियसली एक एक्चुअल एफर्ट करेंगे, और जो इसमें नशे के में जो स्लिप्त हैं लोग या शिकार हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, उस प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस करेंगे, सप्लाई चेन को जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है नंबर्स का, कि हमने कितने केस पकड़े, कितने किलो क्वांटम में कॉन्ट्राबैंड पकड़ा, और हमारे को एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दिखानी है डाटा पे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के लोग पकड़े जाते हैं या पकड़े जा रहे हैं, वो दूसरी तरह का मोडस ऑपरेंडी है काम करवाने का, कि एक अधिकारी है उसको ये दिखाना है कि मैंने जो है वो इतने केसेस पकड़े, मैंने इतना कॉन्ट्राबैंड पकड़ा, और मैंने एक बड़ा शानदार डाटा बना लिया। और उस डाटा का समाज के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, उस डाटा का जो है वो वास्तव में कितना हेल्प कर रहा है सोसाइटी को ड्रग रिडक्शन में, उस चीज़ के बारे में वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो जो हमारे अभी इस तरह के पुलिस के लोग संलिप्त हो जाते हैं, वो कई बार प्रेशर में भी कि हमको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, हमको किसी व्यक्ति को पकड़ना ही पकड़ना है, और पकड़ने के साथ साथ जो है हमें इसको जो है वो एक तरह से एग्जाम्पलीफाई करना है या अपनी वर्क परफॉर्मेंस में दिखाना है। तो जब पुलिस इस तरह के काम में लगती है कि अब हमने नशे को, चुनौती को इस तरह से नहीं देखना है कि नशे को पकड़ने से हमारा इसके सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमको इस तरह से पकड़ना है कि हमको दिखाना है कि देखिए जी, हमने ये इतने किलो चिट्टा पकड़ लिया, इतने लोग पकड़ लिए, और ये जो सेकंड जो मोडस ऑपरेंडी है ये भी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे अधिकारी इसको अपने दिन दैनिक के कार्यशैली में शुमार करते हैं, बगैर ये सोचे समझे, बगैर ये देखे कि जिस जवान को हम इसमें झोंक रहे हैं कि ये नशा तुम पकड़ो जाके, उसको कितने रिसोर्सेज हैं, उसको आपने कितनी सोर्स मनी दी है, कितनी ड्रग मनी जो है वो सीज़ करेगा, कितने सोर्स मनी आपने उसको दी है ताकि जो उसका खुद का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उसको मीट आउट करे। ये एक ऐसा गैप है मोहित जी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। वो लोग सोचते हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, हाँ, जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं, कि जो नशा पकड़ने वाले जो जवान हैं वो कैसे ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं, उनके पास उनको फ्रीडम तो है, लेकिन साथ साथ में अब आप देखिए कि जब आप पानी में कूदेंगे तो पानी में डेफिनेटली आप गीले तो हो ही जाएंगे। जब आप नशे के संसार की दलदल में अंदर जाके घुसेंगे और लोगों को पकड़ेंगे तो कई बार हमारे जवान भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, और उनका जो स्वरूप बन जाता है। कई जवान तो खुद नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में विभाग में किस लेवल की कितनी चिंता की जाती है उसको तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन वास्तविक अगर हमको प्रयास करने हैं तो जो हमारी टीम्स काम करती हैं उनका अपकीप, उनके ऊपर चेक, उनके ऊपर कंट्रोल, और मल्टीपल टीम्स का होना, और साथ साथ में एक दूसरे पर चेक रखना, और जवानों को या जो भी हमारी फील्ड में फंक्शनरीज हैं उनका मनोबल ऊंचा रहे, तो उनको वो सब सुख सुविधा साधन हमको प्रदान करने चाहिए जिससे कि वो इस प्रकार की जो एक गलत हरकत है या जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ऐसे क्राइम में स्वयं इन्वॉल्व हो जाएं। जी, अच्छा, आपने इसमें बात की कि टारगेट पे भी एक रहता है कि इतने केसेस होने चाहिए, ऊपर से भी प्रेशर रहता है कभी कभी, तो ऐसे में कई आपको भी लगता है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक ड्रग एडिक्ट्स को या ड्रग माफिया की धरपकड़ की है, बेगुनाह भी कई बार आ जाते हैं चपेट में पुलिस नहीं, देखिए वो तो जहाँ तक मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो 25-26 साल में मैंने नशे के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके लिए काफ़ी केयरफुल और फुल ऑफ कॉशंस रहना चाहिए। अगर हम ब्लाइंडली किसी काम को करते हैं
और सिंपल इस बात के उद्देश्य से करते हैं कि नहीं, हमें जो है वो सिर्फ पकड़ के एक आंकड़ा बनाना है, एक नंबर बनाना है, एक नंबर दिखाना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि कोई इनोसेंट आदमी भी जो है वो पकड़ा जा सकता है और वो जो है वो अपनी बेगुनाही की 1000 दलीलें दें, लेकिन फिर वो कानून की चपेट में आ जाता है जी। तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इससे हट के अगर ट्रैफिक की बात कर ली जाए तो उस पर भी आपने, जब शिमला आप आए तो आप रहे भी यहाँ पहले, लेकिन उस समय ट्रैफिक शायद इतना नहीं होता था, लेकिन आप जब एसपी शिमला रहे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और शिमला पुलिस के लिए सबसे बड़ा अगर चैलेंज कहीं ड्रग्स कंट्रोल के साथ तो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आता है और लाखों टूरिस्ट आते हैं, इतना कि कोई सोच नहीं सकता। कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो किया, आपने क्या किया? और आपने एक शुरू भी किया था कुछ 1 मिनट ट्रैफिक, 1 मिनट से, तो वो क्या कंसेप्ट था? और देखिए, शिमला में ट्रैफिक का ये है कि शिमला हमारा ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज पे है जी। हमारे पास स्पेस का बहुत कॉन्स्टेंट है, लगभग 7,000 की फीट की हाइट है। अब जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो वी नो द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी की वो स्पेस कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब शिमला में क्या है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल सेंस में जिनको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स इतनी हैं कि वो इतनी ज्योग्राफिक स्पेस नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेट है। तो अब क्या था कि मैंने जब शुरू में मैं यहाँ पर आया तो मैंने 2 ही चीज़ों पे काम करने को लेकर के अपना फोकस और अपना जो इनिशिएटिव था वो रखा कि हम शिमला को ट्रैफिक संचालन इस प्रकार से करें कि लोगों का जो क्वालिटी टाइम है वो बर्बाद ना हो। तो अब जो न्यूमेरिकल सेंस में हम देखते हैं कि इस शहर की एक कैपेसिटी है कि अगर यहाँ 50,000 गाड़ी चल सकती है घंटे में, तो अगर वहाँ 60,000 गाड़ी आ जाएगी तो कंजेशन हो जाएगी, जैम लगेंगे। और हमारे पास कोई बड़ी डिफाइंड पार्किंग्स भी नहीं है यहाँ पे। अब लोगों को दिन दैनिक के रोज़मर्रा के काम करने हैं। शिमला में हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ विधानसभा भी है, हाई कोर्ट भी हैं, बहुत सारे बच्चे के अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं। तो कैपिटल में, सभी दुनिया में या पूरे कंट्री में कैपिटल पे हमेशा प्रेशर रहता है। तो हम एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लेकर आए जो एक लीनियर इक्वेशन के फार्मूला पर है, एक स्ट्रेट लाइन में, कि कंजेशन को हमने शहर से बाहर लेके जाना है। तो बहुत से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत से लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया। कई लोगों को लगा कि हमने शहर के बाहर कंजेशन क्रिएट कर दी, उसमें टाइम लग रहा है। कई लोगों को लगा कि नहीं, अच्छा है, अभी शहर के भीतर की जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बहुत सुचारू चल रही है। तो ये एक बड़ा मिला जुला सा एक्सपीरियंस रहा और एक्सपेरिमेंट भी रहा। लेकिन शिमला में जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में हम मेरे कार्यकाल में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अच्छा। खास करके एप्पल सीज़न में हमने एक एप्पल ऑन व्हील्स करके एक टैगलाइन दी और उसमें 50% से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं कम हुई और फैटिलिटीज़ कम हुई, जो इंजरीज थी वो कम हुई। क्या था ये एप्पल ऑन व्हील्स? एप्पल ऑन व्हील्स जो है, जब मैं यहाँ पर एज एसपी काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो सड़क में रोड सेफ्टी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। तो उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम ऐसा क्या करें और कौन से ऐसे कारण हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं कि जिससे सड़क पे होने वाली दुर्घटनाएं जो हैं वो कम हो। तो हम एक एप्पल ऑन व्हील में हमने एप्पल सीज़न के दौरान बहुत सारी गाड़ियाँ, हज़ारों लाखों की संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो शिमला में एप्पल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो है वो आवागमन करती हैं। अच्छा। तो हमने ऐसे सड़क पे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे रीजंस जो है वो आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पर प्राय एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट क्यों होते हैं वो भी हमने उन चीज़ों को भी एड्रेस किया। जैसे मल्टी एक्सेल व्हीकल्स आती हैं तो ड्राइवर जो हैं वो उतराई में गाड़ी चलाएंगे तो वो फिर ब्रेक पे ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, क्लच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उनके जो ब्रेक जो व्हील जो प्रेशर रहता है वो लूज़ हो जाएगा और उसकी वजह से वो गाड़ियाँ पलटती थी और बहुत सारी बहुमूल्य जो जिंदगियाँ हैं वो नष्ट हो जाती थी। या जो यूटिलिटी कैरियर्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक, जैसे कोई सेब बेचने के बाद वापस जा रहा है, वो ड्रंक कंडीशन में है तो वो जल्दी जा रहा है या एक ही गाड़ी 10-10 चक्कर काट रही है। तो हमने बहुत बारीकी से, माइन्यूटली से इन चीज़ों को स्टडी किया और ऐसे ऐसे हॉल्टिंग पॉइंट्स बनाए जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया जाए, ऐसे चेकिंग पॉइंट्स बनाए जहाँ पर हम जो ड्रंकन स्टेट में लोग गाड़ी चलाते थे उनको चेक करें। तो उन सब के बड़े अच्छे परिणाम आए। लॉस ऑफ लाइफ कम हुआ, एक्सीडेंट्स कम हुए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कम हुआ। और परहैप्स शिमला
जो थे अच्छे अग्रणी डिस्ट्रिक्ट्स में से एक रहा, जिनमें सड़क दुर्घटना में जो एप्पल ऑन व्हील हमारा प्लान था, उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग रही। आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की थी अभी, तो शिमला पहुंचते ही कोई भी हो, चाहे लोकल हो, कोई बाहर से अगर आ रहा हो, चंडीगढ़ से शिमला तो 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही शिमला एंट्री पे पहुंचता है, वहां से अपने घर तक पहुंचने में जो कि उसको 10 मिनट या 15 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम, वहां पर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे उसको वहां पे लग जाते हैं। क्या वजह है कि शिमला एंटर करते ही एकदम से इतना वास्ट ट्रैफिक जैम और ये चक्कर या कहें कि जो बैरियर से शुरू हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर आप कुछ 2023-24 की बात देखें तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट अपना शुरू किया था 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की फॉर्म में, जिसमें कि हम डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस जो है वो ट्रैफिक लाइट्स शहर के बाहर लगाने की प्लान हमारी थी, जिसमें हम शहर के बाहर, शहर के अंदर की ट्रैफिक को समझते हुए ही प्रवेश देंगे। तो उसमें 12, 14, 15, 20 मिनट का डिले ट्रैफिक में आपको एक्सपीरियंस हो सकता था और हुआ भी लोगों को, लेकिन शहर के भीतर की जो रूटीन लाइफ है वो बहुत स्मूथ चलती है। कारण मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि नंबर बहुत है, स्पेस कम है, बॉटलनेक्स बहुत ज़्यादा है। अब विक्ट्री टनल जैसे या बाकी जो हमारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको एट ए टाइम एक ही साइड की ट्रैफिक चलेगी, दूसरी जगह की ट्रैफिक नहीं चल सकती है, तो वो ऐसे बॉटलनेक्स हैं कि वहाँ पर मिनट आप कितनी व्हीकल्स को क्रॉस करा सकते हैं। तो जब हमने इसकी मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं तो वो नंबर हमारे पास आ जाता है कि 1 मिनट में 40 गाड़ियाँ हैं जिसको आप क्रॉस करा सकते हैं। अब आपके पास 1 मिनट में गाड़ी हमारे पास जो है वो 60 आ रही हैं, 70 आ रही हैं, तो फिर अब वो जो सरप्लस व्हीकल आ रही हैं उसका हम क्या करें? या तो उसको हम वहाँ कंजेशन में डाल दें, या उसको हम शहर के बाहर धीरे धीरे आने दें। जैसे जैसे शहर में जगह बनती जाती है वैसे वैसे वो गाड़ियाँ शहर के अंदर प्रवेश करें। अगर हम सीधी आने दें तो सभी को दिक्कत होती है। फ्री फ्लो ट्रैफिक का कैपिटल के अंदर नहीं रहता है, बच्चे लेट पहुंचते हैं, दफ्तर जाने वाले दफ्तर से घर और घर से दफ्तर लेट पहुंचते हैं, या जिनको हॉस्पिटल जाना है वो लेट पहुंचते हैं, या जो बहुत इमरजेंसी में है, जिनको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है वो भी फंस जाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया था। इसका सीधा सॉल्यूशन है कि शहर की कैपेसिटी को हम प्रॉपर्ली एनालाइज करें और शहर के भीतर उतनी ही गाड़ियों को आने दें जितनी कि एक पर्टिकुलर रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उस शहर की ट्रैफिक में वो एडजस्ट हो सकें और फ्री फ्लो को जो है मेंटेन रहने में जो है वो हमें मदद करती है। तो आप कह रहे हैं कि 1 मिनट का जो एक फार्मूला था ये सक्सेसफुल फार्मूला है। एग्जैक्टली, इसके बगैर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है जब तक कि हमारे पास कोई। लेकिन लोग परेशान थे काफ़ी उस समय, जिससे लोग परेशान थे। बहुत से लोगों को जो लोकल आसपास के से लोग आते हैं, स्वाभाविक भी है, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसको लाइन में 20 मिनट खड़ा होना पड़े, 15 मिनट खड़ा होना पड़े, क्योंकि उनको आगे शहर खाली मिलता था तो वो सोचते थे कि शहर तो खाली है, हमको बाहर क्यों रोका हुआ है। तो शहर इसलिए खाली है क्योंकि हम न्यूमेरिकल ऑर्डर में, संख्या के ऑर्डर में जो है वो ट्रैफिक को छोड़ रहे हैं, इसलिए शहर खाली है। अब शायद उस तरह के प्रचार प्रसार में हम नहीं गए कि हम लोगों को बहुत बारीकी से समझा पाएँ कि देखिए ये शहर इसलिए खाली है, शहर की मोबिलिटी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर प्लान और एक न्यूमेरिकल सेंस में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आप जब भी शिमला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा और मेरे जो सक्सेसर हैं उनको भी वही लागू करना पड़ेगा जिस सिस्टम को मैंने लागू किया था। ठीक है। अच्छा, आप DIG बन गए हैं आप, लेकिन आप SP रहते हुए आप बड़े कह सकते हैं कि पॉपुलर SP रहे कई वजह से, खबरों की सुर्खियां भी आप बने, कई बार बने। जब आप प्रमोट हुए SP से DIG तो करीब 3 महीने के बाद आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए। अब उससे पहले आप पर्सनल रहे, सचिवालय में रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आप पहुंचे जो कि आप बनना भी चाहते थे शुरू में पुलिस से पहले, जब आप बता रहे। तो ये कहा जाता है कि जी गांधी साहब को बढ़िया एक डिपार्टमेंट मिल गया था पर्सनल का और वहाँ पर आराम से बैठे हैं। उसके बाद फिर मिल्कफेड में आप लगे थे, फिर आप इधर गए, फिर आप जाके DIG लगे। तो ये 3 साल का, अगर, क्योंकि जनरल परसेप्शन तो यही है कि गांधी जी के सरकार के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मुख्यमंत्री का सीधा हाथ गांधी जी पर है, तो इतना समय क्यों लग गया फिर? नहीं, देखिए, मैं तो बेसिकली एक हार्डकोर प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ। आई मीन माई बिजनेस। मैं एक दो आई स्टार्टेड विद एज ए पुलिस मैन और एज ए पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने कहा कि मैंने बड़ी रिलक्टेंस के साथ शुरू किया, लेकिन जब आप पुलिस में आ गए और पुलिस आप में रच बस गई, सो आई लव माई यूनिफॉर्म और मुझे यूनिफॉर्म से बहुत लगाव है।
और मैं एक पुलिस के धर्रे में रहते हुए 26 साल मैंने बिता दिए। पुलिसिंग के अलावा मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया भी नहीं। कोई ये कहे कि राइट लेफ्ट मिडिल सेंटर हॉरिजेंटल वर्टिकल, मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में आई डिडंट अर्न एनीथिंग एक्सेप्ट पुलिसिंग। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे पुलिस में काम करने का अवसर मिला। मेरी कर्म शक्ति जो है वो पुलिस विभाग में जो है वो जिसको कह सकते हैं कि थ्राइव हुई, और मेरी जीविका का साधन भी पुलिस है और मुझे इस विभाग से बहुत बहुत गहरी रुचि है। अब जहाँ तक बात रही कि मैं करीब हूँ नहीं हूँ, कोई भी सरकार चुनी हुई है डेमोक्रेसी में, उसमें जो पीपल्स मैंडेट है, इट इज़ अ गवर्नमेंट by the people, for the people, of the people. So if government is of the people, by the people, for the people, so definitely हम तो पब्लिक के सर्वेंट हैं, और जो विल ऑफ द पीपल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है, जो प्रोसीजर हैं लॉ के और जो रूल ऑफ लॉ की थ्योरी है, उसको स्थापित करने में 26 साल में मोहित जी मैंने तो व्यक्तिगत रूप से कभी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अपना 100% कमिटमेंट के साथ काम किया है, और मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी दिलचस्पी अपने काम में हमेशा ज़्यादा रही है। ना हमारी कभी दिलचस्पी किसी अप्रिशिएशन में रही, ना किसी से कोई पर्सनल कोई अकेंटेंस बनाने में रही, और काम वही करना है जो विधि सम्मत है, न्याय के संगत है, और जिससे कि एक आम आदमी को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिलीफ मिलता हो, न्याय मिलता हो, वही मैं करता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे तो हड़कंप मच गया होगा ना फिर, जब आप सचिवालय पहुँच गए, आप एकदम से आपके ट्रांसफ़र जो है प्रमोशन के बाद आप वहाँ पर आए, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एक अलग कुनबा चलता है, तो उसमें हो गया होगा कि क्या हो गया, एक आईपीएस जो है उनको बिठा दिया यहाँ पर्सनल में। नहीं, वो हड़कंप वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि जो काम सरकार जो है वो आपको सोचती है कि इस पर्टिकुलर अधिकारी को दिया जाए, वो अधिकारी को करना चाहिए, और मैंने कभी उससे डिजिस्ट नहीं किया। लेकिन कुछ मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब, आप कह रहे हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहना चाहता था और इधर और उधर एडमिनिस्ट्रेटिव या इस तरह की पोस्ट मुझे नहीं चाहिए नहीं, थी। वो मैंने आपको कहा कि मैं बेसिकली पुलिस मैन हूँ, हार्डकोर पुलिस ऑफिसर हूँ। कन्विक्शन और कमिटमेंट क्राइम के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक हाई लेवल पे मैं अपने भीतर देखता हूँ, उसको डिस्चार्ज भी करता हूँ और एग्जीक्यूट भी करता हूँ। लेकिन जो बाकी के काम हैं उसमें करने में भी ऐसा नहीं है कि उनको कर नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात एक्सपर्टीज़ की, एक कोई पर्टिकुलर तरह का काम करना है, इंटरेस्ट की भी बात, तो उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए सबसे पहले कि आपको उस काम में एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है। अब 26-27 साल आप पुलिस का काम कर लो, उसके बाद आपको वो पर्टिकुलर काम करने का एक्सपर्टीज़ है नहीं है, या डेवलप करना पड़ेगा, या ABCD से शुरू करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसी बातें रहती हैं। और अभी वर्तमान में मैं पुलिस में हूँ। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि आई एम बैक इन द पुलिस, और जो भी मुझे काम मिलेगा मैं उस काम को पूरी शिद्दत के साथ और 100% कमिटमेंट के साथ करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन ये भी कहा गया कि 3 साल एक पावरफुल SP आया, बहुत क्लोज, ये भी कहा जाता है जनरल परसेप्शन जो सोशल मीडिया पे बहुत चली भी, संजीव कुमार गांधी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं और बहुत सीधे जाकर DGP से पंगा ले लेते हैं। नहीं, वो नज़दीकी या दूरी की बात नहीं है। देखिए, मैंने जैसे आपको अभी कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड आप देख लीजिए कि आई एम अ प्रोफेशनल पुलिस मैन। अब रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून के राज की बात है, कानून की स्थापना की बात है। जब हम ट्रू सेंस में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और मुझे कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट होती है या किसी न्यायालय के द्वारा होती है, जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं ट्रुथफुल होके, ऑनेस्ट होके, रूल और प्रोसीजर के हिसाब से अपना काम करूं। वही मैंने किया। अगर वो हिमाचल प्रदेश के DGP भी हैं और कानून की जो बेसिक अप्रोच है या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो अप्रोच है, अगर उसमें कुछ ऐसा दिखता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो मेरी ड्यूटी यही कहती है कि 10 साल के बाद अगर पीछे मुड़कर मैं देखूं तो मॉरली और लीगली मैंने रूल ऑफ लॉ की स्थापना के लिए क्या किया। तो दावे के साथ मैं तभी कह सकता हूं और हाई हेड के साथ तभी पुलिस विभाग से रिटायर हो सकता हूं अगर मैं अपने आप को ये संतोषजनक उत्तर दे सकूं कि कोई भी हो, whosoever, whatsoever, अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर मेरे हाथ में है, सो नो वन इज अबव रूल ऑफ लॉ। लेकिन वो ये चीज़ें कमी देखने को मिलती है ना कि एक पुलिस महकमे में DGP जो है वो एक SP को कॉल करते हैं और SP बोलते हैं कि मैं
मैं नहीं जाऊंगा, आपके पास नहीं आऊँगा। तो क्या क्लैश ज़्यादा हो गया था आपका उस समय के तत्कालीन डीजीपी के साथ? नहीं, क्लैश कोई भी नहीं था। हाँ, डीजीपी तो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और ही इज़ द हाईएस्ट बॉडी हु कैन से, एंड किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी स्टेट के राज्य के हैं तो एक मिडिल रैंक ऑफिसर जिस लेवल पे मैं हूँ उनको हम डिसरिस्पेक्ट करें, वो रिस्पेक्ट पूरी रहती है हमेशा। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हमें रूल ऑफ लॉ की स्थापना करनी है जी, तो वो रूल ऑफ लॉ की स्थापना में हमारे प्रिंसिपल्स डिसेप्टिव नहीं होने चाहिए। वो प्रिंसिपल्स, हमारे जो सिद्धांत हैं, वो दिखाने और करने के अलग अलग नहीं होने चाहिए। और इसी पशोपेश में जो है मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कई अधिकारी फॉलो नहीं करते हैं। तो संजीव कुमार गांधी उनके सामने खड़े हैं, बताएं कि मैं हूँ यहाँ पर रूल ऑफ लॉ फॉलो। एग्जैक्टली। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई किसी केस की, मैं इसकी थोड़ी और आपको डिटेल कर देता हूँ कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन बाय चॉइस नहीं होती है। आई कैन नॉट डू इन्वेस्टिगेशन टू फिट इन एनीवन्स कन्वीनियंस। हम किसी की कन्वीनियंस में फिट होने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। हमें तो इन्वेस्टिगेशन करनी और करवानी है जो रियल एंड्स हैं, जो ट्रुथ है, जो फैक्ट्स हैं, वो एमर्ज हो, वो सामने आए। और अगर उन फैक्ट्स के बीच में उनको इन्वेस्टिगेट कराने के लिए अगर कोई अपनी तरह की थ्योरीज लेकर आ जाए और जिसमें कि सिलेक्टिव अप्रोच हो, तो वो किसी भी इन्वेस्टिगेटर को नहीं माननी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर मानता है तो वो अपने प्रोफेशन की कॉस्ट पे मानता है, वो अपने लिए बहुत बड़ा रिस्क लेता है और अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेता है। और टाइम उससे क्वेश्चन पूछेगा, कोर्ट्स उससे क्वेश्चन पूछ सकती हैं और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होती है। तो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर वही है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई काम हो रहा है तो उसको फिर उस निर्धारित सीमा और स्वरूप में किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत रहता है, आपके सीनियर्स का प्रेशर बहुत रहा भी कई केसेस में, लेकिन आपने फिर सुनी नहीं और वैसे ही चले जैसा इन्वेस्टिगेशन। नहीं, द लेस सेड इज़ बेटर। लेकिन यही है कि आप एक अपनी रेपुटेशन भी इस तरह से हो जाती है कि एक समय के बाद कि जब आप निष्पक्षता और सेंस ऑफ जस्टिस के साथ हम काम करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोप लोगों के पास बचता नहीं है कि वो आपको कोई ऐसी चॉइस में देखें और आपको ये मानें कि आप उनकी कन्वीनियंस में इजीली फिट हो जाएंगे। वो क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। तभी सोशल मीडिया पर आपको सिंघम नाम दिया गया है लोगों का। थैंक यू वेरी मच। वो एक पॉपुलर परसेप्शन है। मैं अलग अलग ज़िलों में जब डिस्ट्रिक्ट एसपी भी रहा और एसडीपीओ भी रहा, तो जो एक बेसिक चिंतन रहता है एक अधिकारी का जो होना चाहिए, पुलिस के पास तो वैसे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं कि जैसे बाकी दफ्तरों में या बाकी अधिकारियों के पास जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कराने के लिए आते हैं। लेकिन एक प्रिंसिपल जो है, एक सिद्धांत है, आत्मीयता का सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति हमारे लेवल पे, एसपी के लेवल पे या डीआईजी के लेवल पे कोई ऑफिसर से मिलने आता है, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो उस प्रॉब्लम को हम रिड्रेस कैसे करते हैं, उसको सुनते कितने, हमारी लिसनिंग की जो कैपेसिटी है वो कितनी जो है वो तर्कसंगत है, या कितनी जो है टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है वो कितनी हाई है। तो बतौर इंडिविजुअल जो है मैंने हमेशा जो है वो ये प्रयास किया 25-26 साल में कि एटलीस्ट जो लिसनिंग की जो हमारी लेवल ऑफ लिसनिंग है या जो स्कोप ऑफ लिसनिंग है वो हाई होना चाहिए आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए। तो इस तरह से जब भी लोग मिलते जुलते रहते हैं या कहीं भी आते हैं, तो अगर हम उनके साथ अच्छे से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनते हैं, खास करके जो ड्रग चैलेंजिंग फैमिलीज़ हैं, जिनको जो ड्रग चैलेंज्ड फैमिलीज़ हैं, उनके जो माताएं हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब उनको अच्छे से सुनते हैं, उनके मर्म को समझते हैं, आत्मीयता के साथ उनके साथ मिलते हैं, तो लोगों के अंदर एक अच्छी ट्रस्ट भी बनती है और कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है और एक जिसको बोलते हैं कि कॉमन जो है आम आदमी की अप्रिशिएशन मिलती है। और उससे बड़ी चीज़ जो है, उससे बड़ा पुरस्कार जो है एक अधिकारी के लिए कोई और हो नहीं सकता है कि अगर आम आदमी के बीच में आप जाएं, 10 साल 15 साल जिन स्टेशंस पे आपने काम किया हो और फिर आप 15 साल के बाद भी वहाँ जाएं और 2-4 लोग आपको ऐसे मिल जाएं
जो आपको पहचानते हों और आपके बारे में 2 शब्द अच्छा बोलते हों, तो आई थिंक वो बहुत संतोषजनक है। सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, वो तो आपकी आत्मा को भी सेटिस्फेक्शन देते हैं। बिल्कुल। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कि ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप भी जब एसपी के पद पर रहे तो खासतौर पर अगर मैं कहूँ कि कुछ बीजेपी के भी कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी ट्रोल भी किया, कि जैसे मस्जिद का मामला यहाँ पर हुआ और डायरेक्ट आप पे अटैक भी किया, तो वो किस तरह से आप लेते हैं उस समय इन चीज़ों को? और नहीं, देखो, अब लोकतंत्र है जी, सोशल मीडिया का दौर दौरा है और इसमें व्यक्ति जो है अपनी एक्सप्रेशन करते हैं। कई लोग आपको जानते भी नहीं हैं, कई लोगों ने आपको देखा नहीं, कई लोग मिले भी नहीं, पता भी नहीं है संजीव गांधी कौन आदमी है। और कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको लोग बहुत पर्सनलाइज कर लेते हैं। हाँ, जबकि एज एन ऑफिसर मैं तो ड्यूटी बाउंड हूँ। आई एम हियर टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो एक आम आदमी को, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को जो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी गई हैं, उनको प्रोटेक्ट करना एक पुलिस ऑफिसर का। और जिस जिम्मेदार के पद पर मैं था एज एसएसपी शिमला कैपिटल का एसपी, तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। और यही ड्यूटी ही हमारा धर्म बन जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करते हुए अगर कुछ लोग जो आपको जानते नहीं हैं, समय के बाद जो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और जो वास्तविकता को भी समझ जाएंगे, वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। नेवर माइंड। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कुछ ऐसे केसेस में भी, कि जैसे लिखते भी हैं लोग कि सरकार की उसमें प्रेशर में काम कर रहे हैं, या कुछ इस तरह का भी रहता है कुछ पॉलिटिकल प्रेशर? नहीं, देखो, इसको तो जब हम लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो जो जिसको हम पॉलिटिकल प्रेशर कहते हैं या दबाव कहते हैं, वो सारी के सारी बातें जो हैं वो एक लग प्रीमाइस पे है। और दूसरा, हमारा जो मेंटल फॉर्टिट्यूड है, हमारी कमिटमेंट अपने कर्तव्य के लिए है या एक परिस्थिति के साथ न्याय करने को लेकर के है, उसको हम कैसे देखते हैं। उसमें किसी प्रकार का विधर्म नहीं होना चाहिए, उसमें ड्यूटी में ब्रीच नहीं होना चाहिए। आप सुनते क्या हैं और करते क्या हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप सुनते हैं और करते वही हैं जो टेक्स्ट बुक कहती है, जो प्रोसीजर कहता है, जो लॉ कहता है, वहाँ पर भेद हो जाता है। वहाँ पे आप चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। और कई बार इन चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। करना वही चाहिए जो न्याय संगत है, विधि संगत है, और जिसको हम आने वाले समय में द लिटमस टेस्ट ऑफ प्रोसीजर है उसको स्थापित कर सकें। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कई युवा आना चाहते हैं पुलिस में और तैयारियां भी कर रहे हैं, और कई आ चुके हैं। तो अभी क्योंकि जिन लोगों का करियर पुलिस में एज एन ऑफिसर, कहें कि हम एचपीएस से शुरू हुआ, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप होना चाहिए ताकि पूरा जो उनका एक करियर है वो स्मूथ चले, और किस तरह से एक पुलिस अधिकारी को अपना समाज के प्रति, आम जनता के प्रति रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जनता को भी उम्मीद काफ़ी रहती है पुलिस से? नहीं, देखिए, पुलिस तो बहुत नोबल प्रोफेशन है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपसे कंक्लूड करना चाहूँगा कि महाभारत में भगवान जो हैं गीता में, जो है भगवत गीता में एक ऐसा प्रसंग है महाभारत के भीतर। भगवत गीता तो एक ज्ञान का बहुत बड़ा अपने आप में बहुत सोर्स है, स्पिरिचुअल और हर तरह का योग उसमें दर्शाया गया है। तो युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि युधिष्ठिर बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। तो युधिष्ठिर जो है उस क्वेश्चन को जो है समहाउ उसका आंसर उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो जो गॉडली फॉर्म है वो कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दान जो है वो अभय दान है, किसी को भय से मुक्त करना। पुलिस वो काम करती है। जब कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में होता है या कोई व्यक्ति जो है बहुत डिफ़िकल्टी में होता है या वो पुलिस से जुड़ा हुआ काम भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में होता है तो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं कि पुलिस को बुलाओ, कहीं आग लग रही है, कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं कुछ भी हो गया। तो पहले ही डिस्ट्रेस कॉल जो है वो पुलिस को आती है, और पुलिस के पहुंचने के बाद वो जो एक परिस्थिति होती है उसमें जो लोग रह रहे हैं या जो डिस्ट्रेस में हैं वो अभय हो जाते हैं। आप सड़क में अंधेरे में जा रहे हैं और आपको लग रहा है थोड़ा भय से आप शंकित हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई यूनिफॉर्म में पुलिसमैन दिख जाता है तो आप भय मुक्त हो जाते हैं कि हाँ,
पुलिस खड़ी है। तो पुलिस बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि लोगों को अभय प्रदान करता है, भय से मुक्त करता है। मैं सभी जो युवा कोई एस्पायर करना चाहता है पुलिस में आने के लिए, तो पुलिस भी उसी तरह की बहुत महान सेवा करती है, जैसे कि हमारे वीर सैनिक जो हैं सीमाओं पे करते हैं। हम देश के भीतर अपने नागरिकों के बीच में रहकर अच्छाई और बुराई को पहचानने का कठिन काम करते हैं। तो पुलिस में आप आएँ, डिफ़िकल्ट जॉब है, इट इज़ नॉट दैट ईजी जॉब। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है और आपकी बहुत कंसंट्रेशन, फोकस और ईमानदारी को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं। कई तरह के तनाव और प्रेशर रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप गुजरते हैं उस आग के बीच से 26 साल बिताने के बाद, तो संजीव गांधी ये कह सकता है कि माई सोल इज़ कंटेंटेड, आई एम ए हैप्पी मैन। मैंने जो किया अच्छा किया। मैंने किसी के साथ जानबूझकर कोई ज्यादती नहीं की, कोई गलत नहीं किया। जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आई, जितनी मर्जी मुश्किलात आईं, लेकिन जितना काम किया दिल से किया, जितना काम किया दिमाग से किया, बुद्धिमत्ता से किया, और उस विवेक और आचरण से किया जो इस वर्दी की मर्यादा को ऊंचा करता है, गिराता नहीं है। सो विद दीज वर्ड्स, ये एक बहुत शानदार, बहुत अद्भुत खेल है अपने आप में। पुलिस जो है एक ऐसी जिम्मेवारी है, एक ऐसा दायित्व है जिसका किसी को पता नहीं है कि अगले पल होना क्या है, और उस अनफोर्सीन सिचुएशन से आपको निपटना है। अगर आप अलर्ट हैं, अपनी ड्यूटी के लिए कमिटेड हैं, सावधान हैं, तो कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पुलिस का नहीं है जिसको हम आंसर नहीं कर सकते हैं। चलिए संजीव गांधी जी, आपने बहुत बहुत अपना समय दिया और कई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे भी जो हमने डिस्कस किया, मैसेज भी गया यूथ को भी, ड्रग्स पर हमने बात की, काफ़ी कुछ सीखा भी आपसे, और मुझे उम्मीद भी है कि युवा जो है ख़ास तौर पर प्रेरित होंगे और ड्रग्स लेने के बजाय कुछ अच्छे कामों में या कहीं और अपना ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई लिखाई में जो है वो आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू वेरी मच।